अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनीज एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस। जो हमने पिछले टॉपिक में जो डिस्कशन की थी वो हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में, यानी फिशेस का जो फिशेस में जो किडनी का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया था। तो आज जो है इन चीज़ों के बारे में, ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। किडनीज फिश नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? फ़िश का जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम अदर एनिमल्स में पढ़ते हैं, उसी तरह इनमें भी वही प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें इनमें यानी कि अमाइनो एसिड और यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इनकी ब्रेकडाउन से जो के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें अमोनिया और उसके साथ जो लेस अदर टॉक्सिक कंपाउंड होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो फिर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरह फिशेस में भी यही सेम जो है इसका फिनोमेना होता है। और इस जैसे कि अमोनिया की बात करें तो जो ये अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको एक्सक्रीट करने के लिए काफ़ी मिकदार में पानी चाहिए होता है, क्योंकि अमोनिया जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है देन यूरिया। यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट भी बताया हुआ है, और ये आप बीएससी में भी इसको पढ़ चुके हैं। बीएस में जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हैं हमारे पास मेन प्रोडक्ट्स, और उनमें इनसे जो फर्दर जो हैं प्रोडक्ट्स निकलती हैं अमाइनो एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस, और ये फिर बनाती हैं अमाइनो ग्रुप्स। और इन अमाइनो ग्रुप में जो है ये जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकला है, ये आगे बताया हुआ है कि किन-किन स्पीशीज़ के अंदर जो है ये बनता है, जैसे कि अमोनिया। इससे अमाइनो ग्रुप से आगे अमोनिया बनेगा, और अमोनिया किन-किन कौन सी स्पीशीज़ जो है एक्सक्रीट करती हैं, और इसके यहाँ पर इसमें बताया हुआ है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिशेस। और उसके बाद यूरिया, जो कि यूरिया अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है। और ये मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क्स एंड सब बोनी फिशेस में एक्सक्रीशन होती है। और उसके अलावा जो अदर है यूरिक एसिड, ये में बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और लैंड स्नेल जो हैं इस तरह का जो है स्ट्रक्चर, यानी कि यूरिक एसिड जो है ये रिलीज़ करते हैं। एक्सीटेड प्रोसेस इन किडनी, यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। किडनी के यहाँ पे जो प्रोसेस लिखे हुए हैं वो हम जो ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ते हैं सेम वही हैं, बस यहाँ पर माइनर जो है डिफरेंसेस आएंगे कि जो इनकी सेंडिंग और डिसेंडिंग लूप है उसमें जो है फ़र्क होता है। किसी की पतली होती है, किसी की जो है मोटी होती है, यानी थिन और थिक होती है। और दूसरा यहाँ पे फ़र्क आता है कि इनकी जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप है, इनकी जो है इनके डायमीटर में भी फ़र्क होता है। तो लेंथ और डायमीटर इस पे भी ये वेरी करता है। तो इस तरह इनमें इसके जो हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अगर ये फ्रेश वाटर में है या मेरीन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, तो उस लिहाज से फिर ये इनकी अडॉप्टेशन जो है वो आती हैं, और इनमें फंक्शन भी इसी तरह से परफॉर्म होंगे। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से होता है। और जिसमें हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलस जो है वहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और ब्लड प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो वुमेन कैप्सूल में से जो वेस्ट होता है वो आगे पास होता है इसके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो कि वुमेन्स फिल्ट्रेट जिसको कहा जाता है। तो इसका इनके जो हैं स्टेप्स हैं कुछ, जैसे कि फ़िल्ट्रेशन एक पहला स्टेप होता है। उसके बाद रीअब्ज़ॉर्प्शन होता है। रीअब्ज़ॉर्प्शन में ये जो हमारे पास वुमेन फ़िल्ट्रेट होता है, वो उसकी जो रीअब्ज़ॉर्प्शन हो जाती, वुमेन फ़िल्ट्रेट में से जो हमारे वैल्यूएबल आयन्स होते हैं या सोल्यूट्स होते हैं, उनकी रीअब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है वापस ब्लड में। तो ये आगे स्ट्रक्चर से इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है सिक्रीशन, और इसमें भी सिक्रीशन में नॉन एसेंशियल सोल्यूट जो हैं प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ वेस्ट, जो कि बॉडी फ्लूइड से जो वेस्ट निकला होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और उसमें जो सिक्रीशन से फिर ये इसको
बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद एक्सक्रीशन आ जाता है, प्रोसेस्ड फिल्ट्रेट कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सक्रीशन में बेसिकली जो कि कलेक्टिंग डक्ट होती है, वहाँ से ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो वो फिर इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो फिर बॉडी से बाहर जो है रिलीज़ कर दिया जाता है। इसमें यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और उसके बाद वो यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये भी बेसिकली नेफ्रॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इसमें इस पोर्शन पर दिखाई हुई है कि फ़िल्ट्रेशन होती है, जो कि इसका ये क्या है, ये वो मेन कैप्सूल है। उसके बाद ये नेक्स्ट इसकी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल आ जाती है, और ये येलो कलर में इंडिकेट कर रहा है कि ये यूरिन है। बेशक ये यूरिन भी हो सकता है, बेशक ये अमोनिया भी हो सकता है, और ये नहीं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ये शो करता है। उसके बाद आ जाता है सेकंड रीअब्ज़ॉर्प्शन का, और इस पोर्शन में रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, और ये वापस जो एसेंशियल लाइंस होते हैं ये कैपिलरीज़ के ज़रिए जो है ब्लड में चले जाते हैं। उसके बाद सेक्रीशन और उसके बाद एक्सक्रीशन जो है ये प्रोसेस होता है। नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में जो है ये डिवाइड किया गया है। इसमें आ जाता है रीनल कार्पसल या वो मेन कैप्सूल आ जाता है, ये इस पोर्शन को कह रहे हैं। वो मेन कैप्सूल जो कि फ़नल लाइक होता है, आगे से राउंड होता है, और इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, और पीछे जो है इसके ये इसका इसका हेड है, इसका नेक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसकी टेल होती है। तो इस तरह इसके ये पोर्शन होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, और ये बोमेन कैप्सूल को अगर निकाल दें तो उसके बाद जो पोर्शन आता है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का आता है, और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जहाँ पर एंड होती है, और जाके जो कि कनेक्टिंग डक्ट में जैसे ही कनेक्टेड होती है तो इसको डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल कार्पसल के बारे में, यानी बोमेन कैप्सूल के बारे में बताया हुआ है कि डबल लेयर होती है, कप लाइक होता है, और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं इस पोर्शन के अंदर। रीनल ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड सेगमेंट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड सेगमेंट्स। अब जो रीनल ट्यूब्यूल है ये वाली, इतना पोर्शन जो बकाया जो पोर्शन होता है इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, यानी जो पहला वाला पोर्शन होता है, और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये गेन इसका स्ट्रक्चर जो है उसको भी डिस्कस किया हुआ है। ये इसी तरह इसकी बताई हुई है कि कैपिलरीज़ का नेटवर्क किस तरह से इसके ऊपर जो है ये इसके ऊपर होता है लगा हुआ, और इनमें वुमेन कैप्सूल से ब्लड आता है। वुमेन कैप्सूल के अंदर जो है ब्लड आता है, और इस कैपिलरीज़ में, और यहाँ से फ़िल्ट्रेट होने के बाद ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि फ़िल्ट्रेशन हो रही है। और उसके बाद ऊपर इसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और इसके ऊपर सब सारी जगह पर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज़ होती हैं, जो कि इस नेफ्रॉन जो है उसके ज़रिए लिपटी होती हैं। और फिर इसके बाद ये इतना पोर्शन जो ब्लू में इंडिकेट कर रहा है ये है साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, और सेकंड पोर्शन इंडिकेट करता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, और थर्ड इंडिकेट कर रहा है यूरिन प्रोसेसिंग। तो इसी तरह जो है ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट होता हुआ इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है। उसके बाद फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इसके बाद ये इसके हैनल लूप से होता हुआ ये फिर ऊपर चढ़ता है। फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड पर कलेक्टिंग डक्ट में जो है ये यूरिन यहाँ पर आकर स्टोर होता है। ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करता है? रीनल आर्टरी करती है, और रीनल पोर्टल वेन करती है। उसके बाद इनमें जब ब्लड आ जाता है वुमेन कैप्सूल के अंदर, जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं वहाँ पर जब ब्लड की सप्लाई होती है तो फिर वहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है ये क्रिएट होता है, और इसी ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होता है, और इन्हीं की फिर जो कंसंट्रेशन यहाँ पे ग्रेडिएंट करेंट होता है, तो मॉलिक्यूल जो है वो हाई टुवर्ड्स लोअर साइड पर जो है ये मूव करते हैं। तो इसी कंडीशन में फिर जो है हमारे पास इस मेन कैप्सूल के अंदर जो फ़िल्ट्रेट होता है उसको ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट कहते हैं। अभी इस फ़िल्ट्रेट के अंदर हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, और नॉन एसेंशियल भी आ जाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में ये बाहर निकाल दिया जाता है, यानी
इन अदर सेंस ये होता है कि जब जैसे ही मेन कैप्सूल में ये फ़िल्ट्रेट आता है तो इसकी अभी जो है रीअब्ज़ॉर्प्शन होनी होती है। अब ये यहाँ पर इस साथ में एसेंशियल आयन्स कैसे आ जाते हैं? बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म भी होता है, डिफ्यूज़न का मैकेनिज़्म भी होता है। तो अ, अब उस ऑस्मोसिस का प्रोसेस जैसे कि होता है, तो उसमें उस वजह से प्रेशर की वजह से जो है फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी अपने साइज़ के एतबार से वो भी साथ चले आते हैं। तो फिर इसलिए इसको वापस ब्लड में भेजना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ये काम की चीज़ें नहीं हैं। जो हमारे काम की चीज़ें हैं सिर्फ़ हमने वो अ, वापस भेजनी है। जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं वो हमने इसको बाहर ब्लड से बाहर, बॉडी से बाहर निकाल देना होता है। उसके बाद इसमें डिफ़रेंस दिखाया हुआ है कि फ्रेश वाटर और मेरीन जो हैं नेफ्रॉन में क्या डिफ़रेंस होता है। जो फ्रेश वाटर फ़िशेज़ होती हैं उनमें नेफ्रॉन जो होता है जिसमें इनका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ये साइज़ में बड़ा होता है और हाईली वैस्कुलराइज़ होता है। और क्योंकि ये कल के लेक्चर में भी बताया था कि ऐसी फ़िशेज़, क्योंकि इनमें जो है ये इन्होंने यानी वाटर को बियर करती हैं और इनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम होती है, तो इसलिए ये इन फिशीज़ को जो है ज़्यादा जो है ब्लड ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में से जो है यानी कैपिलरीज़ जो हैं वहाँ पर प्रेज़ेंट, वहाँ से इसको पास करना होता है। तो और उसमें से जो सॉल्ट होता है उसको अपटेक करना होता है। तो जबकि मेरीन जो फ़िशेज़ होती हैं उनमें जो इनका नेफ्रॉन होता है, उनमें जो इसका ग्लोमेरुलस पोर्शन होता है ये स्मॉल इन साइज़ होता है। और ये इनमें जो ज़ाहिर बात है जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम होता है यहाँ पर, और कम ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, और क्योंकि ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सॉल्ट की जो है ये एक्सक्रीशन ये इनके यूरिन में ज़्यादा होती है। 2 डिस्टिंक्टिव प्रॉक्सिमल सेगमेंट प्रेज़ेंट होते हैं इनके अंदर। नैरो सिलिएटेड इंटरमीडिएट सेगमेंट है जिसको डिस्टल सेगमेंट कहते हैं। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में बात हो रही है, और उसके अलावा इसमें कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम भी शामिल होता है। ये फ्रेश वाटर फिशेज़ में 2 डिस्टिंक्टिव प्रॉक्सिमल सेगमेंट भी प्रेज़ेंट होता है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी प्रेज़ेंट होती है, और कलेक्टिंग डक्ट भी प्रेज़ेंट होती है इनके अंदर। जबकि मैरीन फिशेज़ में जो इनका नेक सेगमेंट है ये 2 और ये नेक सेगमेंट प्रेज़ेंट होता है, और 2 और 3 प्रॉक्सिमल सेगमेंट भी प्रेज़ेंट होते हैं, और ये मिलकर जो है एक कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो है मैरीन फिशेज़ के नेफ्रॉन में डिस्टल सेगमेंट जो है वो प्रेज़ेंट नहीं है। उसके बाद बाकी मैकेनिज़्म तो इसका सेम ही है, जिसमें एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होती है सॉल्ट की, और प्राइमरी जो फंक्शन है किडनी का उसका है ऑस्मो रेगुलेशन। फ्रेश वाटर में क्या करती हैं फिशेस, ये आयंस को सेव करती हैं और वाटर को रिलीज़ करती हैं। जो एक्सेस वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। सॉल्ट वाटर में इसका उलट हिसाब होता है। ये आयंस को बाहर निकाल देती हैं और वाटर को कंज़र्व करती हैं। इनमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है एक्सक्रीटेड होता है गिल्स के ज़रिए भी, ठीक है? गिल्स के ज़रिए भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर निकालती हैं बॉडी से। यूरिन इनका जो टिलियोस फ्रेश वाटर फिशेस हैं दे excrete लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ टेकन टू द माउथ। ये बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं अपने मुंह के ज़रिए। यूरिन कंटेन्स यूरिन कंटेन्स किटीन unidentified nitrogenous compound, some which are amino acid, little amount of urea and ammonia। ये इनके जो है यूरिन में ये जो है प्रोडक्ट्स शामिल होती हैं। यूरिन इज़ कॉपियस एंड हैव वेरी लो इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इनके यूरिन के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। नाइट्रोजन जो है इनमें अंदर इसमें 225% होती है फ्रेश वाटर फिशेस में। मेरीन फिशेस जो हैं वो ज़ाहिर बात है समंदर में रहती हैं, तो वहाँ पर
समंदर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो पानी कम होता है, तो इसलिए ये फ़िशेज़ जो हैं पानी पीती हैं और उस पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और उन सॉल्ट को ये बाहर निकालती हैं। इस सॉल्ट को बाहर निकालने के लिए इनके अंदर ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड भी प्रेज़ेंट होता है और ये भी जो है एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अमोनिया, यूरिया, मोनोमेलेट इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोडियम और क्लोराइड आ जाते हैं, ये भी गिल्स के ज़रिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब जो यहाँ पर हमने पिछले में पढ़ा था कि यहाँ पर एक टू एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ टेकन थ्रू द माउथ, यहाँ पर भी जो फ़िश ज़ाहिर बात है, अगर वो फ्रेश वाटर में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि फ़िश पानी ना पिए। उन्होंने कहा है कि जो फ़िश पानी पीती है, यानी जो पानी वो अपटेक करती है, उसको पानी को बाहर निकालने के लिए इनको जो है एफ़र्ट करनी पड़ती है। ऑस्मो रेगुलेशन नेक्स्ट बताया हुआ है कि वो क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनल बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द फिश बॉडी। इट इज़ कैरी आउट बाय द किडनीज, गिल्स, ओरल एंड इंटेस्टाइनल सरफेसेस। सिर्फ किडनी ही नहीं इस मकसद के लिए यूज़ होती, इनमें गिल्स भी और ओरल जो हैं यानी माउथ, और इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल सरफेसेस हैं वो भी इस मकसद के लिए जो है काम आती हैं। इसमें इसकी नेक्स्ट कैटेगरी बताइए, वो ऑस्मो कन्फार्मर, ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ऑस्मो कन्फार्मर वो होते हैं कि दे प्रीटी मच मैच दे सैलिनिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इनका जो इंटरनल बॉडी सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो है ये मैच कर रहा होता है, प्रीटी मैच कर रहा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है 50-50% कंसंट्रेशन के साथ ये मैच कर रहा होता है, इसलिए इसको अपने स्मोटिक बैलेंस को जो है ज़रूरत नहीं होती। तो इनमें एग्जांपल आ जाती है जैसे कि हैग फिशिंग, तो यानी इनका जो इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल भी मैच करता है। 50-50% इनकी रेशो होती है एक्सटर्नल और इंटरनल, इसलिए इनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है ऑस्मो हैग फिश के बारे में बताया हुआ है कि आइसोटोनिक होता है, देखिए मच लाइक मैरीन इनवर्टिब्रेट की तरह। और यहाँ पर इनमें इसका जनरल बताया हुआ है कि ऐसा एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एक तरफ, दूसरी तरफ है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दरमियान में मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें जो है परमिएबल मेम्ब्रेन टू वाटर बट नॉट टू सोल्यूट, पानी को तो गुजरने देती है लेकिन सोल्यूट को वो गुजरने नहीं दे रही। तो यहाँ पर आप इसका लेवल चेक कर सकते हैं कि ये इस तरफ से दूसरी तरफ जो है ये मूव कर रही है, तो पानी जो है ऑटोमेटिकली जो है वो मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इस तरफ जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर ऑटोमेटिकली जो है इस तरफ दूसरी तरफ मूव करेगी जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि इस तरफ सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो होती है, और यही मैकेनिज़्म फिशेस के अंदर होता है। मैरीन एनिमल्स में जो है डिहाइड्रेशन जो है उसका ख़दशा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पानी कम होता है और एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल में वाट सॉल्ट को कंजर्व करते हैं और एलिमिनेट एक्सेस वाटर, तो ये ज़्यादा इन मिकदार में पानी को बाहर निकालते हैं। उसमें प्लेयर्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन खिलाड़ी हैं इसमें, ऑर्गन्स हैं इसमें किडनी, लिवर और गिल्स और रेक्टल ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होते हैं उसमें रेगुलेशन को मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें यूरिया और ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड होता है। ऑर्गेनिक आयंस में सोडियम क्लोराइड और अदर साल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑस्मो कन्फार्मर क्या तो हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसमें रेगुलेटर्स। अब ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका इंटरनल बॉडी सॉल्ट कंसंट्रेशन एक्सटर्नल के साथ मैच नहीं करता, और इनको जो है अपने वाटर या आइंस को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एग्जांपल आ जाती है लैम्प्रेज, लेस्मोप्रैंक्स और टिलियोस्ट फिशेस जो है इसकी एग्जांपल आ जाती है। उसमें रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर टिलियोट्स किस तरह की होती है, उसमें रेगुलेशन जिसमें इन ऐसी फिशेस में जो है
इनका लार्ज ग्लोमेरुलस होता है और शॉर्ट ट्यूबुलर सिस्टम होता है। जैसे कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि फ़िश के जो ग्लोमेरुलस और इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसमें भी वेरिएशन होती हैं। हर फ़िशेज़ का सेम नहीं होता। तो इनमें ये डिपेंड करता है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में मौजूद है, वो फ्रेश वाटर में मौजूद है या मरीन इन्वायरमेंट में मौजूद है। तो इसलिए ये शॉर्ट ट्यूबुलर सिस्टम जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर फिशेस प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। फ्रेश वाटर फिशेस आल्सो गेट सम सॉल्ट इन देयर फूड। ऐसी फिशेस जो हैं ये खाना ऐसा खाती हैं जैसे कि एलजी, जो हर्बीवोर फिशेस होती हैं वो एलजी ईट करती हैं और एलजी में बहुत ज़्यादा, जिसको कैल्प भी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है सॉल्ट होता है। तो फिर वो उससे अपनी जो है नीड पूरी करती हैं। Freshwater fish are hypertonic. There is a high concentration of solute inside their body. जैसे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है इसका ऑब्वियसली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, लेकिन कंपैरेटिवली फ़िश का इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट देखा जाए तो उसमें इन फिशेस में इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होती है, तो एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वाटर कॉन्स्टेंटली डिफ्यूज़ इनटू द फिश फ्रेश वाटर। इनके गिल्स के ज़रिए वाटर की अपटेक होती रहती है और ये इस तरह जो है एक डिल्यूट मैकेनिज़्म जो है ये परफॉर्म करते हैं, जिसमें इनका जो यूरिन होता है वो डिल्यूट हो जाता है। किडनीज आल्सो एक्टिवली अब्सॉर्ब सॉल्ट्स एज द फ्रेश वाटर हैज़ अ लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। किडनी भी एक्टिवली अब्सॉर्ब करती है सॉल्ट को। फ्रेश वाटर डिल्यूट्स का ये बताया हुआ है उसकी डायग्राम में। जो इसमें ये वाला साइन है, ये एरो जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये शो करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को, और जो डॉटेड लाइंस जो है ये शो करती है इसके पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को। अब ये फ्रेश वाटर फिश के बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि ये पानी नहीं पीती, तो वैसे माउथ के ज़रिए थोड़ा बहुत पानी अंदर चला जाता है, तो ये अपनी गिल्स के ज़रिए भी वाटर को अपटेक करती हैं और इसमें गिल्स के ज़रिए सोडियम क्लोराइड को भी अपटेक करती हैं। इससे आयंस की एक्सचेंज हो जाती है। तो हाँ, पानी में मौजूद सोडियम क्लोराइड है वो अंदर भी चला जाता है, तो इनकी यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हुई है, गिल्स से बाहर भी आ सकता है। तो ये और इसके अलावा यहाँ पे किडनी जो मौजूद होती हैं उसके ज़रिए भी इनकी अपटेक होती है। फ्रेश वाटर टिल्यूर्स का मज़ीद यहाँ पर इनकी पिक्चर और इसकी डिफ्यूजन के बारे में वही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ये जो चीज़ है इनकी, अब यहाँ पर इसका देखें कि इसका मैकेनिज़्म प्रॉपर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अब देखें यहाँ पर अ, ये गिल्स हैं इनके, और इन गिल्स के अंदर क्या मैकेनिज़्म परफॉर्म होता है। पहले इसमें देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये दोनों मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर ब्लड के अंदर होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सूरत में, तो ये फिर इसका जो है कार्बोनिक एसिड जो है उसमें ये चेंज हो जाता है और वहाँ से HCO3 बाद में अपटेक हो जाता है ब्लड प्लाज्मा से बाहर जो है निकाल दिया जाता है पौंड के वाटर में। और उसमें ये जो ना बाकी जो क्लोराइड आयन्स होते हैं, यहाँ पे भी इनके पंप प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे इनकी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये जैसे सर्कल में भी दिखाया हुआ है इनका, एक तरफ से इनके कार्बोनिक एसिड अंदर है, ब्लड प्लाज्मा से बाहर निकल रहा है, और दूसरी तरफ से पाउंड वाटर से क्लोराइड आयन अंदर ब्लड प्लाज्मा में दाखिल हो रहे हैं। तो यानी इन्होंने क्लोराइड आयन की अपटेक करनी है गिल्स के ज़रिए। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म भी क्लोराइड आयन का यहाँ पे परफॉर्म होता है। तो ये जो ये वाला एरो शो कर रहा है कि इनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई है। तो इसी तरह जो है ये जो एक हाइड्रोजन आयन बचा था यहाँ पे H2CO3 था। HCO3 एक इसमें जो हाइड्रोजन है और ये इधर यूटिलाइज़ हो गई इस जगह पर, और एक जो हाइड्रोजन बच गई वो भी ब्लड प्लाज्मा से बाहर जो है निकाल दिया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म से।
और इसी तरह गिल एपिथेलियल सेल जो हैं, ये वाली लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है कि इनकी गिल एपिथेलियल जो है वो सेल्स हैं। कहते हैं कि दे फेस अपोजिट प्रॉब्लम्स एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर टिल्यूट्स। ये हम ऑस्मो रेगुलेशन इन टिल्यूट्स पढ़ रहे हैं। तो इनका मैकेनिज़्म जो है ये फ्रेश वाटर टिल्यूट से अपोजिट होता है, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों इस तरह ये करती हैं। और इन्वायरमेंट में 3.5% आइन्स हैं और टिश्यू में 0.6% आइन्स हैं। और नेफ्रॉन्स ऑफ द मेरीन फिशेस पोसेसेस स्मॉल ग्लोमेरुलाई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मेरीन फिशेस होती हैं उसमें जो ग्लोमेरुलस होता है उसका साइज़ स्मॉल होता है और लार्ज ट्यूबुलर सिस्टम होता है, जबकि फ्रेश वाटर में इनके जो है ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो स्मॉल होता है लेकिन इनका ग्लोमेरुलस जो है वो लार्ज होता है। इसी तरह हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के बारे में बताया हुआ है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा होता है इनका फिशेस का। सॉल्ट वाटर जो है हाइपोटोनिक होता है, यानी इसमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है देन द इनसाइड। ये वही ना फ्रेश वाटर फिशेस का उल्ट है। और सॉल्ट वाटर जो है ये कंटिन्यूसली फ़िश जो है इसको ड्रिंक करती हैं, उसमें से सॉल्ट को जो है बॉडी से बाहर निकाल देती हैं और वाटर को सिर्फ जो है वो अपटेक करती हैं। इसमें ये भी वही बताया हुआ है कि फ़िश ने पानी को पिया और इसमें सॉल्ट भी जो है वो भी अंदर चले गए और इन सॉल्ट को जो है ये बॉडी से बाई गिल्स के ज़रिए भी बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जब पानी बाहर निकलेगा इसके साथ जो है सॉल्ट की अपटेक भी गिल्स के ज़रिए भी हो सकती है और गिल्स के ज़रिए सॉल्ट भी बाहर निकल आते हैं, जिसको यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है। तो इसके अलावा किडनीज़ भी जो हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं इसके जो सॉल्ट है इसको एक्सक्रीट करने के लिए। यहाँ पर वही मैकेनिज़्म दिखाया हुआ है कि बी वाली है मैरीन फिशेस और ए वाली है फ्रेश वाटर फिशेस। मैरीन फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस के नेफ्रॉन में दोनों में फ़र्क आपको वाज़ह महसूस हो रहा है। इसमें इसकी मैरीन जो फ़िश है, मैरीन फ़िश, इसमें इसका ग्लोमेरुलस पोर्शन नहीं है, जबकि फ्रेश वाटर में इसका ग्लोमेरुलस पोर्शन भी मौजूद है। और ये वही जैसे हमने पीछे फ्रेश वाटर फ़िश के बारे में जो है हमने पढ़ा था, उसकी पिक्चर देखी थी, इसी तरह उसकी भी पिक्चर जो है दिखाई हुई है, वही चीज़ें इसमें भी डिस्कस की हुई है। बेसिकली यहाँ पर जो है इसका मैकेनिज़्म जो है इंटरनली ये दिखाया हुआ है। फ़िश के जो है यूरिन प्रोडक्शन जो होती है उसमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है और उसके बारे में ये दिखाया हुआ है। अब इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाटर है और ये ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है सोडियम पोटाशियम पंप, ये वाला सोडियम पोटाशियम पंप में 2 पोटाशियम आयन जो है 2 पोटाशियम आयन ये बाई ब्लड से जो है इसके जो है अंदर आ रहे हैं। और ये बेसिकली गिल्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जैसे हमने फ्रेश वाटर फिशेस के लिए भी पढ़ा था। तो 2 पोटाशियम आयन जो है ब्लड से गिल्स में आ रहे हैं और 3 जो है सोडियम आयन इसके बिहाफ पर जो है अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर साथ में एटीपी जो है एटीपी में चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म परफॉर्म होता है। तो इसके साथ जो है ये पोटाशियम आयन वापस ब्लड में भी जाते हैं और इनका प्रॉपर मैकेनिज़्म भी है। यहाँ से सोडियम आयन को फिर ये देखें एरो से बता रहा है कि ये जो है दूसरी तरफ गिल्स की तरफ भेजा जाता है और उसके बाद सोडियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन जो है ये पानी में बाहर निकाल दिए जाते हैं और वहाँ से जो इसका सोडियम आयन है ये वाला सोडियम क्लोराइड था। तो इसी तरह ये वाला सोडियम आयन इसको बाहर जो है बाहर निकाल दिया जाता है। इसके भी पंप हैं
क्लोराइड के ये वाले चैनल हैं, ठीक है। और ये वही स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन जो है, इनकी जो स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन यही शो कर रही है कि ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ट्रांसपोर्ट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स। तो इस तरह जो है सॉल्ट्स, क्लोराइड एंड सोडियम आइन, पानी में जो है वो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव आइन, ये नेगेटिव आइन, ये शो कर रहा है कि इनकी जो है बाहर चार्ज जो है नेगेटिव है और अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो इनकी जो है इस लिहाज से भी जिसकी चार्ज डिफरेंस की वजह से भी इनकी मूवमेंट होती है। उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन इलास्टोब्रैंक्स, ये क्या करती है कि ये नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया है, वो लीवर के अंदर इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, कन्वर्जन हो जाती है, अमोनिया यूरिया में चेंज होता है। यूरिया इज सिक्वेस्चर्ड इन टिश्यू ऑल ओवर द बॉडी, ये यूरिया स्क्वीज़ होकर इनके टिश्यू में चला जाता है। और ये क्यों जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन है, जो सेल की बेसिकली जो कंसंट्रेशन होती है वो जो सी वाटर होता है उसके साथ जो है वो बैलेंस करनी होती है और इक्वल करनी होती है, जिसको आइसोस्मोटिक कंडीशन कहते हैं। इसलिए जो सॉल्ट्स होते हैं वो इनके टिश्यू के अंदर, सॉल्ट और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इनके टिश्यू के अंदर चला जाता है। तो इस तरह ये अपना जो है ऑस्मोटिक कंडीशन को बैलेंस करते हैं। आपको पता ही है ना कि जैसे कि अगर कोई हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो किसी सेल के अंदर अगर ये सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा हो और पानी जो है वो कम हो, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो हमारे पास सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो कम हो और लेकिन वाटर जो है वो ज़्यादा हो, तो इस तरह उनकी जो है वाटर जो है बेसिकली कम से वाटर बेसिकली हाई टूवर्ड्स जो है वो लोअर मूव करता है। तो इस तरह जो है इनकी मूवमेंट होती है। Concentration of solute in the shark's tissue is essentially the same as the concentration of ions in the sea। और शार्क के अंदर भी यही होता है क्योंकि आइसोस्मोटिक कंडीशन होती है। Osmoregulatory adaptation of the shark require the development of tolerance to the high level of the urea। शार्क इसलिए वहाँ पर osmoregulatory adaptation जो है वो अडॉप्ट करती है क्योंकि उसके अंदर हाई टॉलरेंस पावर होती है, जैसे कि उसका जो सी में रहते हुए उसका इन्वायरमेंट होता है। इन एडिशन टू हैविंग आयन अब्जॉर्बिंग एंड सेक्रेटिंग टिश्यू इन देयर गिल्स एंड किडनी, एलास्मोब्रैंक पोजेसेस रेक्टल ग्लैंड। इन्होंने कहा है कि ना सिर्फ किडनी इन्वॉल्व होती हैं, गिल्स के अलावा भी इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो एक्सेस सोडियम क्लोराइड होता है ब्लड से उसको एक्सक्रीट करते हैं क्लोएका के ज़रिए। और ये एलास्मोब्रैंक का जो है इसका स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का दिखाया हुआ है। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन डायड्रोमिस फिशेस। डायड्रोमिस फिशेस ऐसी फिशेस होती हैं जो कि ये माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर से मरीन इन्वायरमेंट की तरफ। तो फ्रेश जब इन ऐसे ये ऐसी फिशेस होती हैं जब इन्होंने ब्रूडिंग करनी होती है, इन्हें अंडे देने होते हैं, तो ये फिर ज़िंदगी का जो इब्तदाई हिस्सा है ये मरीन इन्वायरमेंट में गुजारती हैं। और उसके बाद जब उसमें से जब बच्चे निकल आते हैं वो थोड़ी अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, वहाँ से फिर ये फिशेस जो हैं माइग्रेट कर कर फ्रेश वाटर में वापस आ जाती है। फ्रेश वाटर में अडल्ट जो कि बाकी का हिस्सा जो अडल्ट फॉर्म में वहाँ पर अपना स्पेन करते हैं। तो इसमें सालमन आ जाती है, मेरीन लैम्प्रेस माइग्रेट फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर टू स्पॉन। तो ये जो सालमन और लैम्प्रे जो होता है मेरीन लैम्प्रे, क्योंकि मैं ये मेरीन में ये इन स्पीशीज़ के बारे में बताया हुआ है कि पहले मैं जनरल बता रही थी और यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि सालमन लैम्प्रे है स्पीशीज़ हैं जो कि जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये फ्रेश वाटर में आ जाती हैं और उसमें से जब इनके
अडल्ट बनते हैं तो ये वापस मेरीन इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो कुछ फ़िशेज़ ऐसी भी होती हैं जो कि मेरीन इन्वायरमेंट में अंडे देती हैं, और वो फ़िशेज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी आ जाती हैं। ये भी डायटोमिस फ़िशेज़ होती हैं। फ्रेश वाटर ईल ये माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर टू मेरीन इन्वायरमेंट टू स्पॉन, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में ये यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर रही थी। माइग्रेशन इनकी सिंपल नहीं होती। ऐसे फ़िशेज़ को बियर करना पड़ता है एनवायरनमेंट को। डेफ़िनेटली अगर वो फ्रेश वाटर से मेरीन एनवायरनमेंट में जा रही हैं तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनकी अडॉप्टेशन थी। तो अब इन मेरीन एनवायरनमेंट में क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है एनवायरनमेंट, तो इसलिए इनमें कुछ अडॉप्टेशंस होती हैं, और इनके गिल्स इसके काबिल होते हैं कि वो अपटेक कर सकें और आयन की सिक्रीशन कर सकें। The osmoregulatory power are needed for migration between freshwater and marine environment। इनमें इतनी osmoregulatory पावर होती है कि ज़रूरत होती है कि जब वो मूव करते हैं फ्रेश वाटर में इन्वायरमेंट में, तो फिर ये इजीली वहाँ पे अडॉप्टेशन कर सकती हैं। मे नॉट बी डेवलप इन ऑल in life history its stages. For example, young salmon cannot enter into the sea until certain cells on the gills develop iron secreting power। जब तक वो यानी जो सालमन है ये सी में तब तक दाखिल नहीं हो सकती जब तक उनके अंदर आयरन सिक्रेटिंग जो सेल्स हैं गिल्स के अंदर वो बन ना जाएं, डेवलप ना हो जाएं। इसके बाद इसका एंडोक्राइन कंट्रोल है ओस्मो रेगुलेशन का। किडनी का जो कंट्रोल है वो एंडोक्राइन जो है हार्मोन्स भी करते हैं। तो अ, जब इसको मैसेज मिलता है किडनी को एंडोक्राइन सिक्रेशन होती है, तो उसकी वजह से किडनी क्या करती है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से जो फ़िल्ट्रेशन में उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है, और इसकी वजह से जो कैप्सूल और रीनल कैप्सूल्स होते हैं ये दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। ता और इनकी ये इफ़ेक्ट होने की वजह से फूड की सिक्रीशन उसके पे भी असर पड़ता है। Hormone also affect the renal excretion by the specific action on the tubule cells। हार्मोन्स ना सिर्फ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के ऊपर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के ऊपर असरअंदाज होते हैं, बल्कि इनके जो कि ट्यूबुलर सिस्टम होता है उसके ऊपर भी असरअंदाज होते हैं, ताकि अरे पता ट्यूबुलर सिस्टम ने ही इनकी आयंस की या वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है, तो इसकी वजह से फिर इनकी परमेबिलिटी में भी चेंज आ सकता है और इनकी अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस में भी चेंज आ सकता है। इन फिशेस हार्मोन आल्सो इन्फ्लुएंस फिल्ट्रेशन और अब्जॉर्प्शन प्रोसेस एट द गिल्स इन एडिशन टू द किडनीज। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।